हम हर चुनौतियों के लिए तैयार हैं और मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने एक फ़िक्र का नाम है। एक पुल की वजह से वो 60-60 किलोमीटर घूम के जा रही है। ये बायसी विधानसभा की हकीकत। ये सबसे बड़ा जो यानी कि इश्यूज़ है हमारे सामने में, जो अभी कई पंचायतों में नदी कटाव तेज़ से चल रहा है। महानंदा बेसिन परियोजना जो 800 करोड़ तस्लीमुद्दीन साहब के ज़माने में 800 करोड़ का डीपीआर बना था, तो सैयद रुकनुद्दीन साहब के आने से पार्टी बिल्कुल बेशक मजबूत हुई है। और उनके साथ जो उनके लोग जो आए हैं, गुलाम सरवर साहब, वो भी यानी कि हमारे लिए बुरे नहीं हैं। और मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन इस चीज़ को भी नहीं नकार सकती कि शाहनवाज साहब की ये जो 5 सालों की मेहनत रही, खिदमत उनकी पार्टी के लिए बहुत ज़्यादा है। अवाम की जिसको ज़्यादा हिमायत होगी। आज आप देखें, मैं ये नहीं कह रहा कि यहाँ मौजूदा जो हमारे विधायक हैं वो काम नहीं किए हैं, बिल्कुल वो काम किए हैं, लेकिन जिस हिसाब से लोगों का एक्सपेक्टेशन था, लोगों को जिस हिसाब से उम्मीदें थी यहाँ से, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा वक्त मिला। आज भी स्कूल नहीं खुलता है, वहाँ भैंस और ये बांधा जाता है। अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार, आदाब। मैं हूं अंबर रहमानी। आप सब देख रहे हैं BTN टाइम्स। BTN टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। अगर आप हमारी इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर सकते हैं, और अगर आप यूट्यूब पर हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप ख़बरें पढ़ना चाहते हैं तो हमारा पोर्टल www.btntimes.com पर जाकर ख़बरें आसानी के साथ पढ़ भी सकते हैं। और इस वक्त हम 22वीं विधानसभा में मौजूद हैं और हमारे साथ AIMIM के डिस्ट्रिक्ट स्पोक पर्सन हैं। सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आपने अपना कीमती वक्त निकाल कर मुझे बोलने का मौका दिया। एक वक्त ऐसा था जब AIMIM को लोग पहचानते नहीं थे, और ऐसे वक्त में आपने, शाहनवाज साहब ने, गुलाम सरवर भाई ने, और जो बिहार के प्रदेश अध्यक्ष हैं जनाब अख्तरुल ईमान साहब, यानी कि कुछ ऐसे चुनिंदे लोग हैं जिन्होंने MIM को जो सींचने का और संवारने का काम, यानी MIM जो आज इतनी मजबूती के साथ बिहार में खड़ी है, वो काम आप लोगों ने किया है। लेकिन आज मेरा मानना है कि कहीं ना कहीं जो आप डिस्ट्रिक्ट स्पोक पर्सन हैं MIM के, आप फील्ड में नज़र नहीं आ रहे हैं। नहीं, मैं नज़र आ रहा हूँ। ये और बात है कि हम किसी उम्मीदवार के साथ नज़र नहीं आ रहे हैं, ये आप कह सकते हैं। लेकिन मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लिए जहाँ भी जिस तरह की भी ज़रूरत पड़ती है, चाहे वो पार्टी की मीटिंग हो या पार्टी का कोई अहम ये हो, हम वहाँ मौजूद रहते हैं। लेकिन आपका ये सवाल जो है कि हम नज़र नहीं आ रहे हैं फील्ड में, तो ये कहीं ना कहीं हमारे साथ बेईमानी हो रही है। हम हर उस जगह आप देखेंगे कि पार्टी का कोई भी एक काम हो रहा है। आज ये कोई छिपी बात नहीं है कि मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन की मकबूलियत है, और पार्टी को खड़ा करने में अख्तरुल ईमान साहब, शाहनवाज साहब, गुलाम सरवर साहब, और यह 22वीं विधानसभा ही नहीं बल्कि सीमांचल के उन नौजवानों का भी बहुत हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं जो घरों पर बैठकर सोशल मीडिया के ज़रिए कोई बातें करते हैं। मेरा मानना है कि जिस कौम का कोई रहनुमा नहीं होता, वो कौम उस बच्चे की मानंद है जिसके सर से माँ बाप का साया उठ गया हो। मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक नई तहरीक, एक नई जोश के साथ सीमांचल में एंट्री की और सीमांचल के लोगों के इश्यूज़ पे बात की, जो अब तक किसी पार्टी या कोई दल नहीं करता था। आज यही वजह है कि मजलिस को इतनी मकबूलियत और इतने लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं और एक अपनी सियासी उम्मीद और सियासी ज़रूरत के हिसाब से देख रहे हैं। जहाँ पर आप कह रहे हैं कि सीमांचल एक नई जमात है और नई ताकत के साथ और नई जोश के साथ जो है यहाँ पर बिहार में उभरे हैं, लेकिन वहीं पर एक लोगों के बीच में कन्फ्यूज़न ये भी है कि इससे पहले जो दो चेहरे थे जो उम्मीदवारी अपने आप को जो MIM के उम्मीदवार के रूप में देख रहे थे, और लोग भी उन लोगों को देख रहे थे 22वीं विधानसभा में, लेकिन अब जो पूर्व विधायक सैयद रुकनुद्दीन के आने के बाद लोगों में ये खलबली मच गई है। जब पार्टी नहीं है, सोच नहीं है, लेकिन ऐसे में टिकट अगर सैयद रुकनुद्दीन साहब को मिल जाती है तब तो फिर पार्टी नहीं होगी, लेकिन सोच नहीं होगी, नहीं होगी। नहीं, ये बेबुनियाद बात है। देखिए, मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक सियासी जमात है, और आप सियासी जमात में किसी की एंट्री या किसी की रुकनियत आप मना नहीं कर सकते। कोई भी अगर आपकी पार्टी में शामिल होना चाहता है, ये हम लोगों के लिए खुशी की बात है कि आज इतने लोग जुड़ना चाहते हैं।
मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की अगर आप नज़रिए से देखें तो ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सभी कार्यकर्ताओं की जीत है कि हम सभी ने जो 22 में जो भी मतलब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कारकुनान हैं, ये उन सभी की मेहनत का नतीजा है कि आज हमारे साथ पार्टी के साथ वो चेहरे जुड़ना चाह रहे हैं और जुड़ना मतलब पसंद कर रहे हैं। बहुत से चेहरे शामिल भी हुए हैं कि जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से बैर रखते थे, कहीं ना कहीं दूर भागते थे। ये इनके मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कारकुनान की मेहनत का नतीजा है कि आज वो हमारी पार्टी से जुड़ रहे हैं और जुड़ना भी चाहिए, क्योंकि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अलावा मुझे कोई ऑप्शन नज़र नहीं आ रहा। आप हमेशा कहते थे कि एक नया चेहरा देखना चाहते हैं और लोग भी यही मतलब कहते थे कि एक नया चेहरा हम जो है 22वीं विधानसभा में देखना चाहते हैं, तो फिर उस नए चेहरा का क्या होगा? नहीं, बिल्कुल नया चेहरा। देखिए, पार्टी में किसी की शमूलियत इस बात की तस्दीक नहीं करती है कि वही हमारे उम्मीदवार होंगे। और हमारे बिहार के प्रदेश अध्यक्ष जनाब अख्तरुल इमान साहब ने इस साफ और वाज़ह तौर पर कहा है कि हमारी पार्टी में कोई शामिल हो रहा है, शामिल हो रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम उनसे टिकट की यानी कि वो दावेदारी या टिकट के ही भरोसे हम उसको ज्वाइनिंग करा रहे हैं। पार्टी में सबकी ज़रूरत है, लेकिन ये कतई मतलब कह नहीं सकते हैं कि वो आ रहे हैं तो यानी कि पुराने जो हमारे उम्मीदवार हैं उसको मायूस होने की ज़रूरत है, या फिर जो कार्यकर्ताओं में एक जो कहीं ना कहीं डर और ये जो फैल रहा है, ये कहीं ना कहीं मतलब कार्यकर्ताओं में इत्मीनान रखना चाहिए और कार्यकर्ता को इत्मीनान इस बात से रखना चाहिए कि आप पार्टी के साथ हैं। पार्टी जो भी फैसला लेगी वो आपके बगैर नहीं लेगी। और एक नए जोश और नया चेहरा की बात जो कर रहे हैं, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने एक फ़िक्र का नाम है। सियासत में जो एक बदलाव देख रहे हैं वो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की वजह से आज बहुत से लोग जुड़ रहे हैं, लेकिन नया चेहरा हमने हमेशा यानी कि कोशिश की है। आज शहनवाज साहब है, उसकी मेहनत को आप नज़रअंदाज नहीं करते। गुलाम सरवर साहब हैं, उनकी मेहनत को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। एक तरफ जहां गुलाम सरवर साहब मजबूत दावेदार हैं, दूसरी तरफ शहनवाज साहब भी हैं। अब तीसरी दावेदारी रुकनुद्दीन साहब की है। सैयद रुकनुद्दीन साहब चुनाव लड़ चुके हैं, वो खुद विधायक भी रह चुके हैं। तो देखिए, कहीं ना कहीं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के आने से पहले कहीं ना कहीं किसी जमात के साथ लोग जुड़े हुए थे। हम भी किसी जमात के साथ, या हमारे जो यानी कि परिवार के लोग थे वो भी किसी पार्टी या किसी यानी कि कैंडिडेट को ही सपोर्ट करते थे। लेकिन इसका ये कहना ये बिल्कुल गलत होगा कि हम लोग यानी कि बिल्कुल एक नई चीज़। देखिए, आपको वोट तो जाहिर सी बात दोनों खेमा से लेना ही पड़ेगा। 22वीं विधानसभा में ऐसी बात नहीं कि आप यानी कि सिर्फ यूथ और इसकी बात। लोगों का कहना ये है कि हमने एक बार जो है सैयद रुकनुद्दीन साहब को भी मौका दिया है और उन्होंने भी 5 साल हमारी हिमायत की है और हाजी अब्दुल सुभान फ़िलहाल हिमायत कर रहे हैं। लेकिन लोगों का मानना है कि कुछ अगर नया चेहरा निकल के सामने आता तो कुछ बेहतर हो सकता था इस विधानसभा के लिए। नहीं, बिल्कुल हम भी उम्मीद करते हैं कि नए चेहरे को बिल्कुल मौका देना चाहिए और सियासत का नज़रिया तभी बदलेगा जब यूथ यानी कि ये करेंगे, रिप्रेजेंटेटिव ये 22 के लिए होंगे। लेकिन अगर सियासत हम अगर आप देखा जाए तो सियासत जज्बात से नहीं चलती। सियासत मौका और सिचुएशन के हिसाब से यानी कि फ़ैसले लेने पड़ते हैं इसमें। आज हमारे जो भी कार्यकर्ता हैं, हर कार्यकर्ता एक बात आ रही है कि मैं भी उम्मीदवार और भी उम्मीदवार। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि किसी की उम्मीदवारी पेश नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए। ये हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है। ये हिंदुस्तान जमहूरी मुल्क और निज़ाम से चलती है और सबको अपनी अपनी दावेदारी रखने का हक़ है। लेकिन कोई भी तहरीक अगर अलग अलग नज़रिए से अगर आप देखेंगे, पार्टी का एक कार्यकर्ता है, पार्टी के कार्यकर्ता अगर अपने उम्मीदवार को पसंद के हिसाब से देखेंगे, तो अगर हर कोई अगर अपने मिजाज के हिसाब से अगर उम्मीदवार तय करेंगे, तो क्या आप हमें ये बताएं कि हमारा जो मकसद है सीमांचल की तरक्की, हमारा जो मकसद है सीमांचल की बदहाली की लड़ाई, हमारी जो लड़ाई जो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जो लड़ रहे हैं, जो सीमांचल डेवलपमेंट काउंसिल बनाया जाए, यहाँ के जो चाहे वो पसमानदा इलाके, चाहे स्वास्थ्य, शिक्षा, जो बुनियादी सहूलियत लोगों को मिलना चाहिए। आज बहुत से गाँव में आप गए हैं, आप खुद आप यानी कि देखे हैं कि आज लोग यानी कि परेशान है, सड़कों के लिए परेशान है। एक पुल की वजह से वो 60-60 किलोमीटर घूम के जा रहे हैं। ये 22वीं विधानसभा की हकीकत है। एक पुल की वजह से लोग बाइक यानी कि 500 मीटर घर नहीं ले जा पा रहे हैं। और ये आप देखेंगे कि सबसे बड़ा जो यानी कि इश्यूज़ है हमारे सामने में, जो अभी कई पंचायतों में नदी कटाव तेज से चल रहा है। महानंदा बेसिन परियोजना जो 800 करोड़ तस्लीमुद्दीन साहब के ज़माने में 800 करोड़ का DPR बना था, और ये उनका ख्वाब था कि हम एक महानंदा बेसिन परियोजना के साथ हम बांध बनाएंगे, सड़कें बनेंगी, पार्क यानी कि स्पॉट बनेगा, लेकिन वो कहाँ हुआ।
तो इन्हीं बदलाव के लिए एमआईएम आई है। एमआईएम आज आपकी अगर लड़ाई लड़ रही है और हर एक कार्यकर्ता अगर अपनी अपनी उम्मीदवारी पेश करे, तो फिर ये हम नहीं समझते हैं कि फिर आप अपने ज़ाती मुफाद में फिर फंस कर रह जाएंगे। फिर आपकी जो लड़ाई है, जो आपका ख्वाब है, जो नौजवानों की जो सियासी उम्मीद है, जो नौजवान जो सियासी भागीदारी तय करना चाह रहे हैं, और बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की जो लड़ाई है, कहीं ना कहीं वो पीछे छूट जाएगा और आपका मुफाद आगे आ जाएगा। शाहनवाज साहब और गुलाम सरवर के अलावा जब पार्टी को सैयद रुकनुद्दीन साहब ने ज्वाइन किया है, अब ऐसे में सैयद रुकनुद्दीन साहब एमआईएम में आए तो इससे पार्टी को कितना फ़ायदा पहुंचेगा? नहीं, मेरे ख़्याल से अगर आप पार्टी की मजबूती के लिहाज से देखें तो सैयद रुकनुद्दीन साहब के आने से पार्टी बिल्कुल बेशक मजबूत हुई है, और उनके साथ जो उनके लोग जो आए हैं वो भी कहीं ना कहीं मजबूत के लिहाज से आप देख सकते हैं। जैसे हमारे पास प्रतिनिधियों की कमी थी, सैयद रुकनुद्दीन साहब के आने से, चाहे वो पार्षद हो या प्रमुख हो या मुखिया हो, समिति हो, वार्ड मेंबर हो, एक बहुत बड़ी टीम उनके साथ आई है। इस नज़र से देखिए कि ये 22वीं विधानसभा के लिए नहीं, अगर पूरे बिहार को इलेक्शन और चुनाव के नज़रिए से देखें तो इनका फ़ायदा पूरे बिहार में इंशाल्लाह पहुंचेगा कि एक बहुत बड़े पॉलिटिकल ख़ानदान से वो ताल्लुक़ रखते हैं और ख़ुद विधायक हैं, और आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उन्हें मजबूर किया और वो खुद उन्हें मजबूरी में पार्टी ज्वाइन करनी पड़ी, और उनको कोई रास्ता नज़र नहीं आया कि नहीं, एक मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक आखिरी ऑप्शन है और लोगों की पसंद है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, और लोग उनको वोट करना चाह रहे हैं, उनको इसलिए मैंने कि इधर आना पड़ा। एक कन्फ्यूज़न और है कन्फ्यूज़न ये है कि यहाँ पर 3 जो है भावी प्रत्याशी हो गए हैं सैयद रुकनुद्दीन को लेकर के। इसी तरह अमौर में कई प्रत्याशी हैं, भावी प्रत्याशी हैं। ऐसे में पार्टी के लिए नहीं लगता आपको कि कन्फ्यूज़न क्रिएट हो रहा है? नहीं, मैं नहीं समझता कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लिए कोई कन्फ्यूज़न वाली बात रहती है। ये देखिए, सियासी दल, सभी दलों में कन्फ्यूज़न रहता है। जो ही चुनाव नज़दीक आता है, जो लोग चुनाव लड़ने की ख्वाहिश रखते हैं, तो वो कहीं ना कहीं, अगर आप देखेंगे कि आज भाजपा के पास यानी कि एक लंबी फहरिस्त है उम्मीदवारों की, जदयू के पास एक लंबी फहरिस्त है उम्मीदवारों की, और आरजेडी में भी बहुत लोग यानी कि जो कार्यकर्ता हैं वो भी कोशिश कर रहे हैं कि नहीं, जो मौजूदा उम्मीदवार है वो अगर कहीं ना कहीं अगर उनको मौका ना मिलकर हमें मौका मिलता, तो कार्यकर्ता हर पार्टी में कोशिश करते हैं। तो उसी तरह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है, लेकिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से लोगों की उम्मीदें ज़्यादा है, कार्यकर्ताओं की उम्मीदें ज़्यादा है, इसलिए हम बहुत ज़्यादा फिक्रमंद हैं। और इंशाअल्लाह ताला मैं समझता हूं कि पार्टी के लिए मजबूती की बात है कि आपके पास ज़्यादा उम्मीदवार है। जब हमारे पास ज़्यादा ऑप्शन होता है तो हमें चुनने का जो एक मौका मिलता है। जैसे इलेक्शन क्यों होता है कि हमारे पास 5 यानी कि कैंडिडेट है, 5 उम्मीदवार हैं, हमें उनमें से एक को बेहतर जो होगा उनको चुनकर हम असेंबलीज पार्लियामेंट भेजें। तो हमारे पास भी बहुत सारे उम्मीदवार का ऑप्शन आया है, चाहे वो अमौर में देखेंगे कि एक बहुत लंबी फहरिस्त है उम्मीदवारों की, लेकिन ये इससे हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, इससे आपकी पार्टी की मकबूलियत बढ़ रही है। लेकिन मैं आपकी बात जायज़ है कि कन्फ्यूज़न बढ़ रहा है, लेकिन अब पार्टी इस पर देर नहीं करेगी। मेरे ख्याल से बहुत ही जल्द पार्टी के आलाकमान फैसला लेंगे और उम्मीदवारों का नाम जो है वो डिक्लेयर करेंगे, ताकि लोगों में जो एक कन्फ्यूज़न है वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो और उम्मीदवार एक मन बना सके और एक फिर तय कर सके कि हमारा जो रहनुमा या हमारे जो उम्मीदवार हैं उनके लिए हम वोट करें। ऐसे में एमआईएम के जो प्रवक्ता हैं वो क्या सोच रखते हैं? देखिए, सबसे पहली बात है यानी कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन डिसिप्लिन के मामले में जानी जाती है, और मेरा कुछ भी बोलना, जो भी आला कमान का फैसला होगा हम लोग तो एक्सेप्ट करेंगे ही। लेकिन मैं अगर अपनी राय, पर्सनली राय जी, ये मेरी ज़ाती राय ये है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो हमारे पहले के उम्मीदवार रह चुके हैं, गुलाम सरवर साहब, वो भी यानी कि हमारे लिए बुरे नहीं हैं, और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इस चीज़ को भी नहीं नकार सकती कि शाहनवाज साहब की ये जो 5 सालों की मेहनत रही, खिदमत उनकी पार्टी के लिए बहुत ज़्यादा है, ये इसमें कोई यानी कि इनकार नहीं कर सकता है कि शाहनवाज साहब नहीं कर रहे हैं। अब पार्टी के पास तीसरा ऑप्शन है कि सैयद रुकनुद्दीन साहब भी हैं, तो इन तीनों में कौन बेहतर रहेगा, तो ये हम लोग यानी कि एक वन मैन आर्मी की तरह मैं फैसला नहीं ले सकता, लेकिन हम लोग इस चीज़ को अवाम पे छोड़ते हैं। आपको फैसला नहीं लेने कह रहे हैं, पार्टी के कारकुनान पे छोड़ते हैं। उन लोगों का जो नज़रिया है कि नहीं, सीट कौन बेहतर निकाल सकता है, और अवाम की जिसको ज़्यादा हिमायत होगी, क्योंकि जब आपके पास ऑप्शन ज़्यादा होता है तो फैसला लेना थोड़ा तो मुश्किल होता है हमारे लिए। हमारे लिए ये अहम रखता है कि हमारे आला कमान क्या फ़ैसला लेते हैं, और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जीत देखना चाहती है,
और देखिए सियासी जमात में ये चीज़ अहम रखता है कि चुनाव लड़ना हमारे लिए बहुत मायने नहीं रखता है, लेकिन अगर आपकी पार्टी अगर आपका नुमाइंदा यहाँ से जीत कर जाता है, पार्टी की अहमियत तब तक होती है जब तक आपका रहनुमा या उम्मीदवार आपका जीत कर नहीं जाए, तो फिर पार्टी के इलेक्शन लड़ने के कोई मायने नहीं होती है। तो देखेंगे, और पार्टी के आलाकमान इस चीज़ पे बड़ी पैनी नज़र रखे हुए हैं और कार्यकर्ता भी से भी कांटेक्ट में हैं, वो कार्यकर्ता से भी मशवरा ले रहे हैं और आवाम के बीच में जाकर राय ले रहे हैं। इन तीनों में तीनों अगर मान रहे हैं उम्मीदवार, जैसे हमारे तो पहले उम्मीदवार गुलाम सरवर साहब है और दावेदारी पार्टी से ही यानी कि जिला अध्यक्ष जनाब भाई शाहनवाज साहब की है और सैयद रुकनुद्दीन साहब की है। तीनों में जो बेहतर पार्टी को लगे, आला कमान को लगे, हम लोग यानी कि तीनों के लिए हम लोग ऐसा नहीं कि ये आए तो हमारे लिए कोई नुकसानदेह होगा, लेकिन हम चाह रहे हैं कि पार्टी जिसके लिए भी फैसला लेगी हम लोग इंशाल्लाह उनके लिए हर कीमत पर इस पे तैयार रहेंगे। हमारे बीच में कुछ भी मतभेद नहीं है, शाहनवाज साहब से भी कोई हमें गुरेज नहीं है, सरवर साहब से भी हमें गुरेज नहीं है, और सैयद रुकनुद्दीन साहब आ रहे हैं, वो भी जाहिर सी बात है आप पार्टी के मेंबर हैं और रुकनीत हासिल करके वो भी अवाम के बीच में जा रहे हैं। इन तीनों के बीच में फिर अवाम तय करेगी और पार्टी के कार्यकर्ता और आला कमान तय करेंगे। फिर क्या है, फिर हम और आपको फिर पता चल जाएगा। ख़ास मुद्दे पर बातचीत कर लेते हैं। मुद्दा यह है कि अभी जो है वर्तमान विधायक हाजी अब्दुल सुबहान साहब हैं और MIM की तरफ से काफ़ी दबाव बनाया जा रहा है कि हाजी अब्दुल सुबहान यहाँ पर 6 बार विधायक रह चुके हैं, उसके बावजूद भी इलाके में इतनी बदहाली है, हॉस्पिटल नहीं है, एजुकेशन सिस्टम सही नहीं है, यहाँ पे शौचालय, पब्लिक शौचालय होना चाहिए, बाईसी बहुत बड़ा मार्केट है, वो नहीं है। कहीं ना कहीं तरक्की के मामले में जो है RJD काफ़ी पीछे है। अगर MIM यहाँ से जीतती है और MIM बार बार जो है RJD को ताने मार रही है, लेकिन MIM अगर यहाँ से जीतती है तब MIM क्या करेगी? सबसे पहला काम MIM का क्या होगा? देखिए, अगर यहाँ की आवाम हमारी पार्टी पे भरोसा जताती है और हमारे उम्मीदवार को जिताकर यहाँ से भेजने का काम करती है, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का मैं आपको बैकग्राउंड बता दूँ। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवारों में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन चाहे वो आप हैदराबाद में देखें या फिर महाराष्ट्र में देखें, तो काम की बुनियाद पर वहाँ के उम्मीदवार उनके जीतते हैं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का अहम मुद्दा यही है कि हम डेवलपमेंट की बात करते हैं, हम विकास की बात करते हैं। तो हमारा सबसे जो प्रायोरिटी रहेगा कि हमने इस कोरोना पैंडेमिक में देखा कि कोरोना में हमारे यहाँ के लोग भी बहुत ज़्यादा बीमार रहे और बहुत से लोगों को पूर्णिया भेजा गया। यहाँ जो सबसे जो बदहाल नज़र आया, एक जो हम लोग इसमें महसूस किए कि हमारे पास एक अच्छा हॉस्पिटल नहीं है। एक हॉस्पिटल है भी तो ज़रूरी दवाइयाँ नहीं हैं, डॉक्टर मुहैया नहीं हैं। तो इस चीज़ पे हमारी सबसे पहली नज़र रहेगी, जो बुनियादी सहूलियत देश आज़ाद होने के बाद जो यहाँ के लोग उस चीज़ से महरूम रहे। और दूसरे इलाके में देखें कि वहाँ बेहतर इलाज है। पूर्णिया में हमारे नज़दीक पूर्णिया चले जाइए, वहाँ के हॉस्पिटलों की हालत हमारे यहाँ से बेहतर है कम से कम। तो हम चाहेंगे कि जो बुनियादी सहूलियत लोगों को मिलना चाहिए, जो उनका अधिकार है, जो हक रखता है एक जो शहरी आम शहरी होने के नाते, तो मैं समझता हूँ कि सबसे पहले हमारा जो यानी कि काम का ये रहेगा, हम स्वास्थ्य पे काम करेंगे, शिक्षा पे काम करेंगे, और सड़क जो जहाँ जहाँ नहीं बनी है, जहाँ पुल की वजह से लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानियाँ झेलनी पड़ रही है, हम पुलिया पे काम करेंगे। और उस तीसरा चीज़ जो हमारा रहेगा, जो ये गाँव जो अभी हमारा जो कट रहा है, चाहे वो चनकी हो, चाहे वो पहरिया हो, चाहे वो मरवा बनगामा हो या फिर हाथीबंदा गांव हो, हम चाह रहे हैं कि हम इंशाल्लाह इस पे प्रोजेक्ट पे काम करेंगे और सरकार को हम ध्यान आकृष्ट कराएंगे, वहाँ आकर्षित करवाएंगे। सरकार का जो ध्यान है कि आपके पास जो मानहंदा बेसिन परियोजना के तहत बिहार सरकार के तहत जो स्कीम चलाई जाती है, अब ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ इस्तेमाल करें। जो घर कट गए हैं उनको आप घर देने का काम करें, चाहे वो इंदिरा आवास के थ्रू दिया करें या प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो ये आ रहा है घर बनाने के लिए, उसको दीजिए। और जो गांव कटने पर है कम से कम उसको हम लोग रोकने का पूरा प्रयास करेंगे। RJD की सरकार बनती है या फिर इसकी BJP की सरकार बनती है, तब तो MIM के साथ एक तरह से भेदभाव भी हो सकता है। तो उन सारी चीज़ों को देखते हुए क्या MIM अपने जो ये सारे जो वादे हैं, इन वादों पर उतर पाएंगे? जी बिल्कुल, हमारी पूरी कोशिश रहेगी। हम हर चुनौतियों के लिए तैयार हैं और सबसे बड़ी बात है कि बोलना ही तो मकसद है कि आप जब तक अपनी बात को, आवाम की बात को और इलाके की बदहाली को आप असेंबलीज़ में नहीं रखेंगे, सरकार को नहीं बताएंगे, तो फिर आपको आपके यहाँ काम कैसे होगा? आज आप देखें, मैं ये नहीं कह रहा कि यहाँ मौजूदा जो हमारे विधायक हैं वो काम नहीं किए हैं।
बिल्कुल वो काम किए हैं, लेकिन जिस हिसाब से लोगों का एक्सपेक्टेशन था, लोगों को जिस हिसाब से उम्मीदें थी यहाँ से, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा वक्त मिला इन 20 साल 25 साल के अरसे में, आप बहुत ज़्यादा काम कर सकते थे। और आप दूसरी जगह देखें कि हर साल विधायक को वहाँ मौका नहीं मिला 10 साल 15 साल रहने का, लेकिन आपको यहाँ रहने का मौका मिला। आप एक एक गली गली से और पंचायत से वाकिफ़ हैं, लेकिन आज आप देखेंगे कि क्यों महानंदा बेसिन परियोजना पे काम नहीं किया आपने, आप क्यों आज देश आज़ादी हुए 73 साल हो गए, लेकिन क्यों आज खपड़ा में एक ब्रिज नहीं बन रही है, और क्या कह रहे हैं कि क्यों जो स्कूल हमारे यहाँ हैं स्कूल की हालत दयनीय है। आप चले जाएं, आप अगर ताराबारी पंचायत के आप भसिया गांव में चले जाएं तो आप यकीन नहीं करेंगे कि वो हिंदुस्तान के किसी खित्ते में है। वहाँ जो स्कूल की हालत अगर आप देखेंगे, आप देखकर अफसोस करेंगे। मैं खुद देखा हूँ, मैं पिछले चुनाव में गया और वहाँ के लोगों से मैंने अपडेट लिया है, आज भी स्कूल नहीं खुलता है, वहाँ भैंस और ये बांधा जाता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको अगर ज़्यादा रहने का वक्त मिलता है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकते हैं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का यकीनन चुनौती है कि उनको काम करके दिखाना है, और हम काम करने की नीयत रखते हैं, हम काम करके दिखाएंगे और पब्लिक भरोसा कर रही है। और पब्लिक के भरोसा का नतीजा ये है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लिए आज पूरा 22वीं विधानसभा एकजुट है, और पब्लिक खुलकर बोल रही है कि इस बार हम लोगों को कोई चीज़ नहीं देखना है, कोई अफवाह पे नहीं जाना है, कोई हम लोगों को बीजेपी और राजद की लड़ाई यहाँ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एमआईएम की लड़ाई है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का जो भी उम्मीदवार होगा हम लोग उसको वोट करेंगे, और हम लोग विकास के नाम पर वोट करेंगे। बिल्कुल। आखिरी सवाल है आपसे, वक्त बहुत कम है, और आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा कि आप AIMIM के डिस्ट्रिक्ट स्पोक पर्सन हैं। ऐसे में यहाँ की जनता के लिए और 22वीं विधानसभा के लोगों के लिए एक मुख्तसर से जुमले में एक पैगाम। मैं 22वीं विधानसभा के अवाम से बस यही गुजारिश करूँगा, आपके चैनल के माध्यम से, आपके व्यूअर्स के माध्यम से, कि आपने आज़ादी के बाद लगभग सभी लोगों को मौका दिया। आपने बीजेपी को भी मौका देकर देख लिया, आपने राजद को मौका देकर देखा, कांग्रेस को मौका देकर देखा, और बहुत से निर्दलीय जो इस बीच में आए उन लोगों को मौका देकर देखा है, लेकिन आपकी उम्मीदों पर कोई खड़ा नहीं उतरा है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक सियासी तवानाई आवाज़ बनकर उभर रही है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन काम करने की नीयत रखती है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बदलाव की सियासत चाहती है। एक मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक फ़िक्र का नाम है। आज अगर आप देख सकते हैं कि आपकी लड़ाई अगर कोई लड़ रहा है सड़क से लेकर सदन तक, तो वो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है, वो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के पार्टी के कार्यकर्ता हैं, चाहे वो हमारे पंचायत लेवल के कार्यकर्ता हों, या फिर ब्लॉक हैं, या फिर ज़िला स्तरीय या प्रदेश लेवल के। हर जगह अगर आप देखें, चाहे वो NRC का मुद्दा हो, चाहे वो फ्लड के इसमें सिचुएशन में देखें, हर जगह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लोगों को आप देखते हैं। तो अगर आप काम करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं यकीनन 22वीं विधानसभा बदले और यहाँ तरक्की हो, तो आप मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को एक मौका देकर देखें। इंशाअल्लाह हम आपकी उम्मीदों पर